चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जहाँ भी वेरिएबल लिखा हो, वेरिएबल है ना, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, या मैं सिंपली कहूँ क्या होने चाहिए, होल नंबर। ठीक है, आगे सम कांस्टेंट हो सकता है कोई भी। ये तो इनको हमने क्या कहा था कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना। और उन पॉलिनोमियल की फिर आपने डिग्री भी पढ़ी थी, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे ये वेरिएबल मैंने लिखा x, इसकी पावर कोई होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब जैसे कुछ भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 5, आगे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है लाइक 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपने डिग्री पढ़ी थी तो डिग्री में आपने ये पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पर डिग्री कितनी है, पावर 5 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 5 है। ये हमने पढ़ा था। या जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस तरह से लिख दूँ 2x² + x + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और अगर हम इसकी डिग्री देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, तो हमने डिग्री पढ़ लिया है क्लास 9th लेवल पर। फिर उस डिग्री के बेसिस पर ही हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन भी करा लिया था, याद है। क्या क्लासिफिकेशन था कि पहले होते हैं हमारे पास कौन से पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 1 के इक्वल हुआ करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 2x + 1, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। जैसे एग्जांपल के लिए 5x, है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 1। ओके, दूसरे हमने जो पढ़े थे वो आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये वो पॉलिनोमियल हैं जिनके लिए डिग्री कितनी है, 2, जहाँ पर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर आपको 2 देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 2x² + x + 1, या मैंने यहाँ पर लिखा 3x² + 2 एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें आपको हाईएस्ट पावर 2 देखने को मिल रही है, तो ये कौन से पॉलिनोमियल हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा भी हमने लाइक क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, आपको याद होगा। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन से, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 3, जिनकी डिग्री कितनी है, 3। तो जैसे एग्जांपल के लिए 3x³ + 2x² + 5, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 3, और ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो पॉलिनोमियल के टाइप हैं, ये जितना कुछ मैंने बोर्ड पर अभी तक लिखा है, ये सब वो है जो आप क्लास 9th लेवल पर पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लास 9th लेवल पर आप एक चीज़ और है जो पहले से पढ़कर आ चुके हो, उसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक भी आपने वहाँ पर पढ़ा था, याद है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, तो आंसर ये है कि मान लो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए x + 1, है ना। ये क्या है, एक कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब इस पॉलिनोमियल में मैं x की क्या वैल्यू पुट कर दूं सो दैट कि इसका जो आंसर है, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बाय ट्रायल एंड एरर अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू -1, तो -1 + 1 करने पर आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो x = -1 है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। क्लियर है ये बात, 0 ऑफ
दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? अब इसी में साथ में एक चीज़ और भी समझ लो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अगर इस पॉलिनोमियल का 0 है तो इस पॉलिनोमियल का अगर आपको फैक्टर लिखना हो तो वो कैसे लिखोगे? तो ये -1 लिखा हुआ है ना, ये इसको इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? +1 का +1 बन जाएगा ना, इधर आएगा इसके पास। तो ये जो x+1 बना है ये दरअसल क्या बन गया है? एक फैक्टर। किसका? इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आपने 9th क्लास लेवल पर बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है। जीरोज क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आप पढ़कर आ चुके हो। अब क्लास 10th लेवल पर आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बातें करनी है। किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बातें करनी है और उनके जीरोज की बातें करनी है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, कर रहा हूँ x² + 7x + 10। ठीक है, ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। ओके, अब इस पॉलिनोमियल का अगर हम फैक्टराइजेशन कराएं, फैक्टराइजेशन भी हमने क्लास 9th लेवल पर सीखा हुआ है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या किया जा सकता है? फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो अगर मैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं, ठीक है, मिडिल टर्म को अगर मैं इसके स्प्लिट करता हूं तो देखो बच्चों क्या होगा। यहाँ पर स्प्लिट कराने पर x² ऐसे ही, ठीक है, 7x को 5x + 2x लिख लूँगा +10। ठीक है, अब इस यहाँ पर जो स्टार्टिंग के ये जो दो टर्म है इसमें से x कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा? x + 5। इसमें से यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा? x + 5। ठीक है, ये वाली जो दोनों ब्रैकेट हैं ये हमने ये पढ़ा है कि ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए? सेम आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है ना ये बात? और अब बचेगा क्या? अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। अगर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो बचेगा क्या मेरे पास? x + 2। ये मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये क्या बन गए हैं? तो आंसर है ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये हैं फैक्टर। क्या हैं ये? फैक्टर। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर को अगर हम 1 by 1 0 के इक्वल लिखते हैं, ठीक है, किसके इक्वल लिखते हैं? 0 के, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी, यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेंगी, वो जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएंगी? 0। क्या कहलाएंगी? 0। क्लियर है ये बात? ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम फैक्टराइजेशन कराते हैं तो हमें कितने फैक्टर मिलते हैं? तो आंसर है 2। कितने मिलते हैं? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम जीरोज निकालते हैं तो कितने जीरोज मिलते हैं? तो आंसर है 2। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक, अब एक बात और ध्यान से सुनो। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पर 2 ब्रैकेट मिलते हैं जिसको आप फैक्टर कहते हो। ठीक है, यहाँ पर मिलने वाले जो 2 ब्रैकेट हैं ये दोनों ब्रैकेट ऐसे भी हो सकते हैं कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा हो। कॉमन आ रहा हो का क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूँ कि सपोज करो मैं कोई फैक्टराइजेशन करा रहा था, इसका नहीं, मान लो मैं कोई और फैक्टराइजेशन करा रहा था और मान लो यहाँ पर 2x + 4 लिखा हुआ आ गया किसी भी तरह से। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको? 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो एक फैक्टर तो x + 5 हो गया, इसमें से 2 कॉमन आएगा वो बाहर लिख लिया, क्या बच जाएगा? x + 2। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम फैक्टराइजेशन कराते हैं तो फैक्टराइजेशन कराते वक्त 2 ब्रैकेट आते हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन उन दोनों ब्रैकेट में भी कुछ ऐसा टर्म लिखा हो सकता है जिसमें से कुछ क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन आएगा तो यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ दिखेगा, और मान लो, लेकिन सर अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ ना दिख रहा हो तो तब भी मैं कहूँगा वहाँ पर एक आपका कांस्टेंट टर्म तो लिखा ही होता है जिसे हम क्या कहते हैं? 1। ठीक है, तो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कराते हो तो फैक्टराइजेशन कराने पर वहाँ पर आपको मिलता है एक कांस्टेंट टर्म, हाँ या ना?
और आपको मिलता है एक फैक्टर। इस फैक्टर का मैं थोड़ी देर के लिए नाम रख रहा हूं, सपोज करो x माइनस एल्फा। क्या नाम रख रहा हूं? x माइनस एल्फा। और एक और आपको फैक्टर मिलता है, उसका नाम मैं रख रहा हूं क्या? x माइनस बीटा। तो कभी भी आप फैक्टराइजेशन कराएंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो आपको एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट मिल जाएंगे? दो ब्रैकेट मिल जाएंगे और बाहर कुछ कांस्टेंट लिखा हो सकता है। अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है। अब एक खास बात है जो ध्यान से समझने वाली है, वो ये है कि जब मैंने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कराया तो आंसर आया x प्लस 5 और क्या आया? x प्लस 2। ठीक है। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दूं, क्या करा दूं? मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे हमेशा ये मिल जाएगी क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी मिल जाएगी? ये। वापस से मुझे क्या मिल जाएगा? वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके ये दोनों क्या हैं? फैक्टर। तो अगर मैं फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कराऊं तो वापस से मुझे वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। हाँ या ना? देखो x प्लस 5 और x प्लस 2 है, तो पहले मल्टीप्लाई कराओ इस x का किससे, या पहले इस x का मल्टीप्लाई कराओ किससे? x प्लस 5 से, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई कराओ x प्लस 5 से। इसको सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करके ये बन जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आते हैं उन फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वापस से वो पॉलिनोमियल हमें मिल जाता है। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल होते हैं किसके? उस पॉलिनोमियल के। ये वाली बात क्लियर है? ठीक। तो इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लाइक जैसे जनरल फॉर्म में अगर लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इसके फैक्टर रहे होंगे ये उनके प्रोडक्ट के इक्वल रहा होगा, है ना। मान लो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। कितने जीरोज? दो जीरोज हैं। लेट पहला जीरोज मान लो लेट अल्फा और दूसरा मान लो क्या? बीटा आर जीरोज। ठीक है, ये दोनों जीरोज हैं इस फिगर। तो अगर ये दोनों जीरोज हैं तो फैक्टर क्या रहे होंगे? तो आंसर है x माइनस एल्फा रहा होगा और क्या रहा होगा? x माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि पहला जीरोज आपने क्या माना? अल्फा, और दूसरा जीरोज क्या माना है? बीटा। अब अगर इनसे फैक्टर बनाओगे तो क्या फैक्टर बनेंगे? बोलो क्या बने होंगे? ये अल्फा इधर लाओगे, इक्वल टू क्या रहा होगा? तभी तो ये आंसर अल्फा आया होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये बीटा इधर लाओगे तो x माइनस बीटा रहा होगा, तभी तो आंसर जीरो आया होगा, तभी तो आंसर बीटा आया होगा। तो यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू एल्फा और x इक्वल्स टू बीटा अगर जीरोज हैं तो फैक्टर क्या रहे होंगे? x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा। जिस तरह से यहाँ पर था, देखो x इक्वल्स टू अगर -5 अगर जीरो है तो x प्लस 5 क्या रहा होगा? फैक्टर। अगर x इक्वल्स टू -2 जीरो है तो x प्लस 2 क्या रहा होगा? फैक्टर। ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्फा और बीटा जीरो हैं तो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा क्या रहे होंगे? फैक्टर। ठीक। अच्छा, और इन दोनों फैक्टर का अलावा यहां पर और क्या आ सकता है? सम कांस्टेंट। यस और नो? ठीक। तो ये जो भी फैक्टर यहां पर लिखे हुए हैं इनका अगर हम प्रोडक्ट करा दें तो ये किसके इक्वल रहा होगा? इस पॉलिनोमियल के इक्वल रहा होगा। यस और नो? अब अगर इनका मल्टीप्लाई कराऊं तो मल्टीप्लाई कराने पर देखना क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। पहले इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। फिर इस अल्फा का कराओ, माइनस का अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, अब फिर से के ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में से माइनस टर्म कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से x भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? माइनस जब कॉमन चला जाएगा तो प्लस का अल्फा और प्लस का ही क्या बचेगा? बीटा। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है? अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्वांटिटी हमारी इक्वल आ गई किसके? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें उनके जीरोज की फॉर्म में लिखना हो, जब हमें उनके क्या पता हो? जीरोज पता हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है उस पॉलिनोमियल को हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? देखो समझो ध्यान से। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक तो 2 और एक 3। मैंने ये आपको क्या दे दिए? जीरोज दे दिए। क्या दे दिए? जीरोज दे दिए। ठीक है।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये जो जीरोज आपको दिए हुए हैं इससे पॉलिनोमियल बनाकर दिखाओ, क्या किस पॉलिनोमियल के ये जीरोज रहे होंगे? ठीक है, किस पॉलिनोमियल के ये जीरोज रहे होंगे, मैं आपसे ये पूछता हूं। तो आप कैसे बनाओगे? देखो हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल किसके इक्वल हुआ करता है, तो आंसर है के क्या हुआ करता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में क्या एल्फा इंटू बीटा, ये हुआ करता है। के ऐसे ही ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, एल्फा कितना 2। अब हमारा जो यहाँ पर जो जीरोज गिवन होगा वो पहला वाला एल्फा हो जाएगा और दूसरा वाला बीटा। तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2, बीटा की वैल्यू 3, फिर से एल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के ऐसे ही ठीक रखा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना मिला 5x और प्लस में कितना 6। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा, तो k की वैल्यू कितनी रही होगी 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6, ये आपका वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज क्या रहे होंगे 2 और 3। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, वो तरीका ये है कि जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ तो इस पॉलिनोमियल में ये दोनों जीरोज का सम लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आंसर है ये लिखा हुआ है सम ऑफ क्या जीरोज। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं जीरोज, तो ये हमें गिवन है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन फिर इस तरह से दे देगा आपको कि आपको डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज बता देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता देगा। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको मैं कहता हूं कि किसी क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोज बोला है 2, सम ऑफ जीरोज बोला है 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला है कितना 3, ठीक है। सम ऑफ जीरोज बोला है क्या 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोला हुआ है 3। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब उसने हमें क्या दे दिया एल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब उसने क्या दे दिया एल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब हम जानते हैं क्या कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म इन द टर्म ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ करती है, माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हुआ करती है। के ऐसे ही ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, सम ऑफ जीरोज कितना 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी एल्फा इंटू बीटा कितना है 3, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब हमारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो हमें यह देखने की जरूरत है कि हमें जीरोज दिए हुए हैं या उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये वाली बात क्लियर है। यहां पर जब मैंने 2 और 3 लिए तो मैंने आपको क्या बोला कि क्या गिवन है जीरोज। अगर जीरोज गिवन है तो मतलब किसकी वैल्यू गिवन है एल्फा और बीटा की, और अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो मतलब किसकी वैल्यू गिवन है एल्फा प्लस बीटा एंड एल्फा इंटू बीटा। ये बात समझ आ रही है, ठीक। इनको देखने के बाद फिर आप आगे चलोगे, ओके। अच्छा, अब एक बार और ध्यान से सुनो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें पता है ये इक्वल होता है इन द टर्म ऑफ जीरोज। अगर लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ऐसे होता है। अब बच्चों अगर मैं इस k का अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा के एक्स और प्लस में क्या एल्फा इंटू बीटा और साथ में क्या के, और इधर क्या चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इनके कॉफिशिएंट को इक्वल रखूं, कॉफिशिएंट को इक्वल क्यों रख सकता हूं क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है ए, तो यहाँ से ए जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके के, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं x के कॉफिशिएंट इक्वल रखूं, जैसे यहाँ पर x का कॉफिशिएंट ये है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है b, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो b किसके इक्वल है बताइए माइनस का
अल्फा प्लस बीटा और इनटू में के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कांस्टेंट टर्म को देखूं किसके इक्वल है, तो यहाँ पर जो c है वो इक्वल है किसके, अल्फा इंटू बीटा और के। मैंने कंपेयर करा दिया। कंपेयर कराने पर मेरे पास बच्चों 3 इक्वेशन आ गई, ये सेकंड और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं आपस में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व किस तरह से कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको डिवाइड करा रहा हूँ किससे, बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करा रहा हूँ। तो जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, क्या है वो, माइनस का अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू में क्या चल रहा है बोलिए, बी, और इसको डिवाइड कराना फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन में इधर क्या लिखा हुआ है बोलो, के, और इधर क्या लिखा हुआ है बोलो, ए। इस तरह से यहाँ पर के से के कैंसिल, ये माइनस का साइन मैं इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पता चला है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल हुआ करता है, माइनस बी अपॉन ए के। इस बात का मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो उनका जो सम है वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो b और a हैं ये हैं क्या, तो आंसर है ये जो b है इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट है। b यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो b है ये है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये जो a है ये क्या है, तो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपने जीरोज निकाले तो उन जीरोज का जो सम होगा वो हर हाल में इक्वल रहेगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया एक टर्म। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कराऊं बाय फर्स्ट, तो देखो क्या होगा। थर्ड इक्वेशन में वहां पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा और के, ये किसके इक्वल है, सी के। अच्छा, इधर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, के, और ये किसके इक्वल है, ए के, ठीक। अब यहाँ पर के से के कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल आया किसके, सी अपॉन ए के। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके जो जीरोज का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल हुआ करता है सी अपॉन ए के। अब यहाँ पर c है क्या, तो आंसर है ये कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल का। हमारे गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। और जो a है, a अगेन आप देखोगे तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। इस बात को या तो इस तरीके से समझा जा सकता है या आप किसी पॉलिनोमियल को लेकर उस पॉलिनोमियल में कुछ ऑब्जर्वेशन करके भी इस बात को समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बच्चों यहाँ पर क्या किया था, एक पॉलिनोमियल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। फिर हमने इसके क्या कराए थे, बोलो ये क्या आ गए थे, फैक्टर, वहां से ये क्या आ गए थे, जीरोज, ठीक है। यहां तक समझ आती है बात। अब ये जो जीरोज आए हैं ये मेरे लिए अल्फा और बीटा हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हैं, ये पहले जीरोज का नाम अल्फा रख दो और दूसरे जीरो का नाम क्या रख दो, बीटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, क्या, कि अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊं, -5 को ऐड कराऊं किससे, -2 से, तो आंसर कितना आएगा, -7 आंसर आएगा। अब ये जो -7 आंसर आया है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, -7/1, हाँ या ना बोलो, यस लिख सकता हूं। और यहां पर माइनस ऐसे ही ठीक है। ये जो 7 है आप ध्यान से देखोगे तो ये कोफिशिएंट है किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 1 है, ये जो 1 है ये कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर प्रूफ हो रही है ये बात कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल हुआ करता है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, या इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कराया जाए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कराया जाए। तो ये जो मेरे जीरोज हैं -5 और -2, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कराता हूँ तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10। क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10/1? यस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो 10 है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और अपॉन में 1 क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। तो यहां से प्रूफ होता है कि इस पॉलिनोमियल के लिए या किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के लिए जो उनके जीरोज का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा ऑलवेज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सर हमने मान लो ये निकाला, इससे फायदा क्या हुआ, तो उसका फायदा मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो ध्यान से, मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने वाला हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इनके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो भी जीरोज आ रहे होंगे, उन जीरोज का सम क्या रहा होगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जीरो क्या रहे होंगे, मैं क्या पूछ रहा हूं, उनका सम क्या रहा होगा। तो आंसर है कि हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल हुआ करता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो ये जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन है ना, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं कंपेयर कराऊं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर -3 है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। हाँ या ना बोलो, लिख सकता हूँ मैंने, क्योंकि x वाला टर्म है नहीं तो मैंने अपनी तरफ से 0x लिख लिया है, केवल ये दिखाने के लिए कोएफिशिएंट से क्या आंसर बनेगा। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या रहा होगा, ठीक है। तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा। तो इस पॉलिनोमियल के हम जीरो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर बता पा रहे हैं कि उनका जो भी सम रहा होगा वो किसके इक्वल रहा होगा, जो भी आंसर आ रहा हो इनके जीरोज का, लेकिन उनका सम क्या आ रहा होगा, जीरोज आ रहा होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इनके जीरोज निकाले बिना मैं इनके जीरोज के बारे में ये कह सकता हूं कि इनके जो भी जीरोज आ रहे होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल रहा होगा कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है ना, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया -3। तो ये जो पॉलिनोमियल यहां पर लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज आ रहे हों उनका प्रोडक्ट हर हाल में क्या आ रहा होगा -3। यहां पर बिना जीरोज निकाले हुए भी हमने ये बता दिया कि उनके प्रोडक्ट क्या आ रहे होंगे और उनका सम क्या आ रहा होगा। ये बात आपको समझ आती है, ठीक, ओके। अब सर इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये बात सच है या नहीं है, तो मैं करके दिखाता हूं। जैसे ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3, ठीक है, इसके मैं क्या निकाल कर दिखाता हूं, आपको जीरोज निकाल कर दिखाता हूं, एक्चुअली जीरोज क्या रहे होंगे, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर, इसको 3 को लिख लो क्या, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और क्या a माइनस बी, ठीक है। फिर से एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 3 को लिख लिया √3 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जिसको मैंने लिख दिया a प्लस बी a माइनस बी। ये जो निकल कर आए हैं ये क्या हैं, फैक्टर। अब इनसे क्या निकाले जा सकते हैं,
जीरोज, ठीक है, तो जीरोज निकाल लेते हैं। तो पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -√3, और x -√3 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +√3, ठीक है। पहले तो हमने जीरोज निकाले बिना ही ये बता दिया था कि सम क्या रहा होगा जीरोज का और प्रोडक्ट क्या रहा होगा। अब हम वास्तव में जीरो निकाल रहे हैं और अब हम चेक करके देखते हैं। तो जब हम चेक करेंगे तो मान लो ये पहला वाला जो है वो मेरे लिए अल्फा है और दूसरा वाला मेरे लिए क्या है, बीटा। अब मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूं, तो सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो अल्फा की वैल्यू -√3 और बीटा की वैल्यू +√3, ये कैंसिल होगा, आंसर कितना, 0। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर मैं डायरेक्टली भी बताना चाहूं बिना जीरोज निकाले भी, तब भी मेरा आंसर वही आ रहा था, पहले भी 0 आ रहा था और अब भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज हमारे क्या क्या आए हैं, -√3 और √3, तो आंसर कितना आएगा, -3। तो पहले भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा था, -3। तो ये बच्चों बिना जीरोज निकाले हुए हमने ये रिलेशनशिप निकाला है कोफिशिएंट से, किसका, सम ऑफ जीरोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ठीक है। तो आपके पास क्लास 10th लेवल पर पॉलिनोमियल में क्या नया है, तो आंसर है 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होंगे, जो x के, x² के और कांस्टेंट टर्म, इनके रिलेशनशिप पढ़ने हैं, किससे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। वो मैंने आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन किए। इसमें से ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में लिया था, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 30। और ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, ये था एग्जाम्पल नंबर 3, और ये भी सेम पेज पर, पेज नंबर 30 पर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ही आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ठीक है। ये बात आसान है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपसे पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि जिसमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, कितना, सम ऑफ जीरोज देखकर बताइए, -3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2, और वो कह रहा है पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाइए। तो हम जानते हैं कि जो कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म इन द टर्म ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ करती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ करती है। k की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, जब हमें कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर 1 लेकर चल रहा हूँ, x² ऐसे ही ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, -3 गिवन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, और साथ में क्या चल रहा है, x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x² ऐसे ठीक है, सम ऑफ जीरोज कितना है, -3, तो माइनस माइनस +3, और अल्फा इंटू बीटा 2 गिवन है, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कितने तरह के क्वेश्चन हो गए, 2 तरह के क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उस पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने होंगे, जीरोज, और फिर उन जीरोज के सम और प्रोडक्ट को रिलेशनशिप दिखाना होगा, किससे, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका ये जो आपने अभी अभी किया कि आपको दे रखे होंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।